सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आज हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सेंसर्स की। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सेंसर एंड इट्स टाइप्स अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। और मैं रमा शर्मा आपको आज सिलेक्शन ऑफ सेंसर के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी सेंसर को सिलेक्ट करते हैं। So these are the things. The code is BOE 405 and the syllabus is on your screen. तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। आज हम सिलेक्शन ऑफ सेंसर की बात करेंगे। पीछे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वो पेपर के अंदर आता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था इन द लेक्चर नंबर 0, जो कि बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। ये सारे के सारे PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड आई विल बी शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन टुडेज़ वीडियो। तो आप वहाँ से जाकर सारे के सारे PDFs को ले सकते हो। तो बात करेंगे यदि सिलेक्शन ऑफ सेंसर की, तो किसी भी सेंसर को चूज़ करने के लिए कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट के लिए, कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा सेंसर लगाना है, उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो वही है कि आपको लगाना किस लिए, एप्लीकेशन क्या है। कि यदि मेरे से कहा जाए कि आपको किसी फ्लूइड की वेलोसिटी चेक करनी है, ठीक है, अंडर अ पाइप, इन अ पाइप, ठीक है, एक पाइप के अंदर आपको फ्लूइड की वेलोसिटी चेक करनी है, तो अब इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करने वाला सेंसर तो नहीं लगा सकते, या पोजीशन चेक करने वाला सेंसर तो नहीं लगा सकते। अब एक पाइप है अपने पास, जैसे ये अपना कोई मान लीजिए पाइप है, इसमें अब आप क्या करोगे कि इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो की वेलोसिटी को चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 सेंसर लगाएंगे। इधर से एक अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे, जो एक साउंड वेव होगी, और वो पास करेगी आपके पाइप के दूसरे वॉल को। तो हमको यहाँ पर एक सेंसर लगाना है जिसको हम S1 बोलेंगे, कि भाई वेव हमारी किस टाइम पर गई, मान लीजिए T1 टाइम पर गई। और एक यहाँ पर दूसरी वॉल पर लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वॉल से किस टाइम पर सिग्नल बाहर निकला। तो ये T2 टाइम हो गया। अब ऐसे किसी भी एप्लीकेशन के लिए, जो कि जनरली आपका हाइड्रो एप्लीकेशंस होती हैं, हाइड्रो इंडस्ट्री में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट सेंसर नहीं लगा सकते हैं। तो पहली की ही हमारी फैक्टर ये है, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि भाई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए स्पेसिफिक सेंसर्स का यूज़ होता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस पैरामीटर को मीज़र करना चाहते हो। पैरामीटर ऑफ मेजरमेंट तय करता है कि आपका सेंसर कैसा होना चाहिए, पहली चीज़। उसके अलावा जैसे कि अब मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा कि पैरामीटर ऑफ मेजरमेंट के अलावा भी और चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका सेंसर ऐसा हो कि वो वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी को या वाइड रेंज के टेम्परेचर्स को मेज़र करना है, या फिर लो रेंज के टेम्परेचर्स को मेज़र करना है। तो उन चीज़ों पर भी हमारा सेंसर का सिलेक्शन निर्धारित होता है। तो पैरामीटर जो मेज़रमेंट का है, उसके आधार पर। दूसरा, आपको किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, आपकी रेंज क्या है सेंसर की, आपको कितना रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, मतलब हाईली रिस्पॉन्सिव चाहिए या थोड़ा सा स्लगिश या स्लो भी सेंसर होगा तो भी काम चल जाएगा। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज भी सेंसर की इम्पॉर्टेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई ये। सेकंड की बात करें तो कॉस्ट। अब देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे अपने AC के अंदर कोई सेंसर लगाना है जो कि ऑटोमेटिकली क्या करे कि मेरे रूम के टेम्परेचर को फील करके या मेरी कार की टेम्परेचर को फील करके, मैंने उसको ऑटो पे डाला तो वो इसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए, ठीक है। अब ऐसे में आप यदि कोई ऐसा सेंसर लगाओ जो प्लैटिनम का हो, तो प्लैटिनम इटसेल्फ बीइंग अ वेरी कॉस्टली मेटल, वो सेंसर आपका बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए कॉस्ट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हम प्लैटिनम सेंसर्स की बात करते हैं। PT100 एक सेंसर होता है जो कि हमारा आता है RTD के अंदर, ठीक है। RTD इज़ रेजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर,
ठीक है। तो हमको टेम्परेचर तो डिटेक्ट करना है, लेकिन एसी में अगर हम PT100 लगाएंगे तो वो बहुत महंगा साबित होगा। तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, हम टेम्परेचर के लिए ऐसी हाउस होल्ड अप्लाइंसेस के अंदर थर्मिस्टर का यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये अपने को कंपैरेटिवली चीपर पड़ता है और इसकी एक्यूरेसी भी ठीक होती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी भी ठीक होती है। तो अपने कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई टेम्परेचर तो ये भी मेज़र करेगा, टेम्परेचर ये भी मेज़र करेगा, लेकिन अपने को कॉस्ट कहाँ सस्ती पड़ रही है और किस तरीके की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड अप्लाइंसेस जो कि एक लार्ज स्केल की एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉस्ट को भी ध्यान में रखें। तीसरा, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की बात आती है तो हमें कई तरह के एनवायरनमेंट मिलते हैं, जैसे कि ऐसा भी एनवायरनमेंट हो सकता है कि जहाँ पर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हों। ठीक है, ऐसा भी एनवायरनमेंट हो सकता है जो कि डस्टी हो, ऐसा भी एनवायरनमेंट हो सकता है जो कि रिजिड हो। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी आपको पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं जैसे हर एप्लीकेशन, हर सिलेक्शन पैरामीटर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एग्जांपल आपको बता रहे हो। तो जैसे कि मैं एक सेंसर की बात करूँ, दैट इज़ लेज़र सेंसर। ठीक, और एक होता है बेटा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सब आपके सेकेंड यूनिट में मिलते हैं। अब होता क्या है कि दोनों के ही दोनों चीज़ें, दोनों ही सेंसर फ्लूइड की वेलोसिटी को सेंस करने के काम आते हैं, है ना। फ्लो मीटर्स में हम इसका यूज़ करते हैं। अब जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो क्योंकि एक साउंड वेव होती है, तो यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आपका एनवायरनमेंट वाइब्रेशन वाला है तो साउंड वेव भी इसी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आप कहो कि नहीं, मेरे को तो ऐसा चाहिए कि मेरे एनवायरनमेंट का कोई फ़र्क ना पड़े और मेरे को एक्यूरेट आउटपुट मिले, एक्यूरेट सेंसिंग डेटा मिले, तो फिर आप फ्लूइड को मीज़र करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को मीज़र करने के लिए लेज़र सेंसर का यूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि लेज़र बीम क्या करती है, लेज़र बीम हाईली पॉइंटेड होती है, और लेज़र बीम का जैसे कि अपने को पता है डॉपलर इफेक्ट पे ये काम करती है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर। तो हाईली पॉइंटेड होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग में जो डस्ट होती है, डस्टी नेचर को ये बीट कर देती है, उसका इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इवन सनलाइट अगर है भी तो भी लेज़र बीम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है, अगर ऐसी जगह पर आपको फ्लो की वेलोसिटी चेक करनी है जहाँ एनवायरनमेंट क्लीन है तो आप अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ कीजिए। जहाँ पर आपको ये कि यहाँ तो भैया आंधी वांधी चल रही है और हवा बहुत तेज़ है और लेज़र का यूज़ हमें करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप लेज़र सेंसर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो हाईली पॉइंटेड होता है। तो जो टेम्परेचर है या प्रेशर है या ह्यूमिडिटी है, ये सब की सब चीज़ें, या आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, ये सब क्या करते हैं, आपके सेंसर की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सेंसर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है और वैसे ही सेंसर को सेलेक्ट करना होता है। चौथा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि आपका आउटपुट सिग्नल इतना अच्छा या इतना कंपैटिबल होना चाहिए कि जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल सिस्टम या जो भी मेजरमेंट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, उसके कंपैटिबल हो। यानी कि देखो, सेंसर का अपना बेसिकली क्या है कि मैंने जब प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि फीडबैक लूप में इसका काम आता है ना। फीडबैक लूप के अंदर काम आता है इन कंट्रोल सिस्टम्स। तभी तो आप क्या करोगे, सेंसर का डेटा आप लेके सेंस करने के बाद उसको वापस से कंट्रोल सिस्टम को दोगे, वापस से प्रोसेस कंट्रोल हो पाएगा। तो प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि एसी है, एसी का एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एसी को ऑटो पे चलाया, ठीक है, रूम पहले आपका मान लीजिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था, ये गिर के कितना आ गया आपका 27 डिग्री का टेम्परेचर आ गया, 26 का आ गया। अब जैसे ही 26 का आ गया तो क्या हो जाएगा, ये सेंस करेगा, इसके अंदर जो थर्मिस्टर होगा वो सेंस करेगा और फिर क्या हो जाएगा, ये ऑटो कट हो जाएगा, है ना। यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा टेम्परेचर, इससे बियॉन्ड नीचे नहीं जाएगा। एसी आपका चल रहा है, कैसे मेंटेन कर पा रहा है वो, कैसे 26 डिग्री सेंटीग्रेड को ही मेंटेन कर पा रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा। क्यों 25 नहीं हो रहा, क्यों 16 पे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है? वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि सेंसर क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है कि भैया अब हमारा
26 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है। थर्मिस्टर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एज अ टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट। फीडबैक लूप क्या करेगी, प्रोसेस कंट्रोल, इस कंट्रोल सिस्टम के अंदर प्रोसेस को कंट्रोल करेगी कि इससे ज़्यादा नीचे ना गिरे। तो कहने का मतलब है कि हमारा आउटपुट, सेंसर का आउटपुट इतना कंपेटेबल होना चाहिए हमारे मेजरमेंट सिस्टम के साथ कि हम अपनी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट होता है पावर कंजम्पशन। ठीक है, पावर कंजम्पशन का मतलब ये है कि आपका जो सेंसर है वो कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है। लाइक दो तरह के सेंसर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो एक होता है जी पैसिव सेंसर और एक होता है एक्टिव सेंसर। एक्टिव सेंसर को पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल इग्निशन, इसको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है थर्मोकपल, वो भी आप सेकेंड यूनिट में पढ़ते हैं। थर्मोकपल इसका एग्जाम्पल है, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक जो सेंसर होता है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो भी इसका एग्जाम्पल है। जबकि पैसिव वो होते हैं जिनको नीड होती है पावर सप्लाई की, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट सेंसर हो गया, जिसके अंदर हम पीओटी को यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं, या फिर एलवीडीटी हो गया, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल टाइम के आधार पर जो सेंसर होता है एलवीडीटी सेंसर। तो इन सबको पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है टू इग्नाइट। तो इसको हम डीसी वोल्टेज या फिर एसी वोल्टेज देते हैं। तो पावर कंजम्पशन किस तरीके का है उस पर भी सेंसर का निर्धारण होता है कि आपको कितनी पावर का सेंसर यूज़ करना है। फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे लिए एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी है किसी एप्लीकेशन में, या प्रिसीजन ज़्यादा ज़रूरी है किसी एप्लीकेशन में। ये भी चॉइस ऑफ सेंसर को इन्फ्लुएंस या फिर इम्पैक्ट करते हैं। लास्ट है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब ये बहुत, पहली बात तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका सेंसर ऐसा होना चाहिए जो कि माइन्यूट चेंजेस को सेंस कर ले। उसके लिए होगा क्या कि आपके सेंसर की सेंसिटिविटी बहुत सुप्रीम क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत सुप्रीम या फिर हायर होनी चाहिए, है ना। तो कि जरा सा टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ, जैसे कि आपका आरटीडी क्या करता है, जैसे ही टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़े चाहे वो टेम्परेचर कम हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। सेम इन थर्मिस्टर। तो ये भी क्या है, ये भी इसी तरीके का है। तो इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है। तो हम बेसिकली क्या कहते हैं कि आरटीडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर घटाओगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। ये सब जो है हायर सेंसिटिविटी के सेंसर्स हैं। तो अगर आपको टेम्परेचर मेज़र करना है ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको एकदम सेंसिटिव होना है, बहुत ही माइन्यूट माइक्रो सेकेंड्स का भी आपको डेटा चाहिए, माइन्यूट सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का भी आपको सेंसिंग चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आप आरटीडी यूज़ करोगे इन टेम्परेचर सेंसिंग्स। ठीक है, टू डिटेक्ट द डिज़ायर्ड सिग्नल वाइल मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव्स। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फॉल्स पॉजिटिव्स आ जाते हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स का कहने का मतलब मिनिमाइज कर दे ऐसा सेंसर जो कि गलत रीडिंग अगर किसी और चीज़ की वजह से आ रही है, वाइब्रेशन की वजह से या फिर किसी और टेम्परेचर की वजह से, तो आपकी उन चीज़ों को माइन्यूट कर दिया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। क्लियर है। तो हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी एक फैक्टर है, ड्यूरेबिलिटी एक फैक्टर है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो ऐसे सेंसर्स, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ड्यूरेबिलिटी के आधार पे, कि एक होते हैं कॉन्टैक्ट बेस, एक होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट बेस। तो जो कॉन्टैक्ट वाले सेंसर्स होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है, विद ऑब्जेक्ट, तो ये लेस ड्यूरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो सेंसर भी मूव होगा, उससे क्या होगा, सेंसर की वियर एंड टियर बढ़ जाएगी। तो इन केसेस में वियर एंड टियर ऑफ सेंसर
ये इंक्रीज हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, घिस जाता है आपका सेंसर। नॉन कॉन्टैक्ट वाले में क्या होता है कि जैसे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर जो सेंसर्स काम करते हैं ये अटैच्ड नहीं होते, या फिर और इनके एग्जांपल भी बताऊंगे, जैसे एलवीडीटी इसका एक एग्जांपल है, हॉल इफेक्ट सेंसर इसका एक एग्जांपल है, हॉल इफेक्ट सेंसर। ये सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट बेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट होने की वजह से इनका वियर एंड टीयर कम होता है, जिसकी वजह से ये घिसते नहीं हैं। एक्यूरेसी इनकी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये ज़्यादा लंबे समय तक ड्यूरेबल होते हैं, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। समझ में आ रही है ये बात? तो दो तरह के सेंसर्स किस आधार पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। अब आपको कितनी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, अगर आपको लंबे समय तक चलाना है, आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी ज़्यादा चाहिए और ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, तो आप नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर का यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसा सेंसर चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं चाहिए, अपने को तो प्रिसाइज डेटा चाहिए, एक्यूरेसी का इतना कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप कॉन्टैक्ट बेस्ड सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशंस क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेंसर। तो ये टॉपिक भी अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं सेंसर के टाइप के जो मैंने अभी जितने भी बोले थे यहाँ पे। तो अलग अलग पैरामीटर्स को मेज़र करने के लिए अलग अलग तरह के सेंसर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इस साइड अपना लिखा हुआ है पैरामीटर्स फॉर मेजरमेंट, जैसे कि इधर यदि आपको टेम्परेचर को मेज़र करना है तो थर्मोकपल आरटीडी थर्मिस्टर का यूज़ करेंगे। प्रेशर को सेंस करना है तो स्ट्रेन गेज का यूज़ करेंगे, कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर का यूज़ करेंगे। लाइट को सेंस करना है तो आप ऑप्टिकल एनकोडर का, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स का, फोटो डायोड्स का, फोटो रजिस्टर्स का यूज़ करोगे। मोशन यानी कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट आपका मूविंग है तो वहाँ पे आप एक्सेलरोमीटर जैसे कि कार्स में यूज़ करते हैं, गायरोस्कोप्स में यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी को अगर सेंस करना है तो कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर का आप यूज़ करेंगे, ये सब सेकंड यूनिट में आएगा। और रजिस्टिव ह्यूमिडिटी सेंसर्स का यूज़ करेंगे। फ्लो सेंसर जिसकी हम बात कर रहे थे, अल्ट्रासोनिक और लेज़र, दो तरीके के होते हैं। और एक और होता है इसमें फर्दर आप पढ़ोगे तो टर्बाइन फ्लोमीटर्स, ठीक है। लेवल सेंसर में आप देखोगे तो कैपेसिटिव लेवल सेंसर होता है और अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर होता है, इसमें भी अल्ट्रासोनिक होता है। प्रॉक्सिमिटी के लिए आप इंडक्टिव, कैपेसिटिव, 5 अलग अलग टाइप के हैं, अल्ट्रासोनिक, फोटो इलेक्ट्रिक और एक और होता है मैग्नेटिक, जो कि हॉल इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतने तरीके के सेंसर आपको प्रॉक्सिमिटी में मिल जाएंगे। प्रॉक्सिमिटी यानी कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ डिफाइंड एरिया विच इज इनटू द विसिनिटी ऑफ द सिस्टम और योर इंस्ट्रूमेंट। कलर सेंसर के लिए कलर कैमरा, कलर सेंसर विद फिल्टर्स या फिर थर्मल इमेजिंग का यूज़ करते हैं। विजन सेंसर के लिए सीमॉस और सीसीडी कैमरास का यूज़ करते हैं। सीसीडी बोले तो चार्ज कपल डिवाइस, ये कैफे कॉफी डे वाला नहीं है, चार्ज कपल डिवाइसेस हैं, ठीक है। फोर्स सेंसर के लिए स्ट्रेन गेज का यूज़ करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक फोर्स सेंसर का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को सेंस कर लेता है। स्पीड सेंसर के लिए हॉल इफेक्ट सेंसर का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल एनकोडर्स का यूज़ करते हैं। और एक्सेलरेशन सेंसर्स के लिए MEMS एक्सीलरोमीटर्स का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरह के सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। उसमें भी फिर आप जैसे अब टेम्परेचर में 3 तरह के हैं यहाँ पे, है ना, टेम्परेचर में इधर 3 तरह के। तो फिर आप डिपेंड करोगे कि भाई आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए या फिर आपको एक्यूरेसी चाहिए या फिर आपको प्रिसीजन चाहिए या फिर आपको कॉस्ट के ऊपर देखना है, तो फिर आपकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग आ जाती है। सबसे पहला तो पैरामीटर होता है कि पैरामीटर कौन सा मेज़र करना है, उसके आधार पर देखेंगे, आगे डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर बात करते हैं अपने टॉपिक की कि पहला सेंसर अपना कौन सा पढ़ते हैं। तो देखिए कि जब आपने कोई भी यूनिट्स को पढ़ना चालू किया होगा इन दी फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के अंदर सबसे पहली यूनिट और डायमेंशन वाला जो चैप्टर आता है क्लास 11th के अंदर, वहाँ पर सबसे पहली यूनिट हम क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी, जिसको हम के मीटर में यूनिट होती है उसकी, और सबसे बेसिक यूनिट यहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद मास, टाइम, ये सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम सेंसर की पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहला सेंसर हम डिस्प्लेसमेंट सेंसर की बात करेंगे। तो आज इसको शुरू करते हैं। कितने तरह के होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हूँ। जब इसके अंदर हम डिफरेंट सेंसर्स को पढ़ेंगे तो उसकी एक अलग सेपरेट क्लास होगी, क्योंकि POT के लिए हम अलग यूज़ करेंगे, हम LVDT के लिए अलग यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेज़र करना हो, ये बहुत ज़रूरी है कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। कंट्रोल करने के लिए तो काफ़ी फीडबैक सिग्नल्स की अपने को ज़रूरत होती है टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और एपरेटस। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मैनी फीडबैक कंट्रोल एप्लीकेशंस, जैसे कि रोबोटिक्स के अंदर और प्रोसेस एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के अंदर। डिस्प्लेसमेंट मेज़र करोगे तो फिर आप जाके आगे स्पीड भी मेज़र करोगे और बाकी की सारी चीज़ें होंगी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसके लिए कई सारी मैकेनिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की मैकेनिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि फोर्स को मेज़र करना है तो अभी मैंने बात करी कि स्ट्रेन गेज और ये सब यूज़ करोगे, प्रेशर के लिए अलग चीज़ें यूज़ करोगे। डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरह की एक मैकेनिकल क्वांटिटी है, फ्लो रेट और टेम्परेचर के लिए हम अलग अलग करेंगे। तो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं बेटा। एक तो सीधी रेखा में जा रहा है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, एकदम सीधा चल रहा था, कोई मतलब नहीं था। एक थोड़ा जो शरारती होता है वो घूम के जाएगा, है ना। तो ये वाला कौन सा हो गया, रोटरी हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया भैया, लीनियर हो गया। अब रोटरी है तो फिर यहाँ पे एंगल्स भी बनेंगे, है ना, तो एंगल का भी मेजरमेंट होगा और पोजीशन का भी मेजरमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इधर एंगल भी चलेगा, जबकि लीनियर में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का मेजरमेंट होगा और जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो उसका मेजर होगा। तो लीनियर और रोटरी डिस्प्लेसमेंट को काफ़ी सारे मेजरमेंट सिस्टम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस मूव करी गई है। यहाँ तक के क्लियर है। सो लेट अस मूव फर्दर। प्रिंसिपल क्या है जिसके आधार पे हमारे डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट काम करते हैं, कि मेजरमेंट क्या है कि आप एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, इसको किसी ने पीछे से धक्का दिया, फोर्स दिया और ये बेचारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, इसने इतनी डिस्टेंस तय कर ली, ठीक। ये भी हो सकता है कि ये रोटरी मूवमेंट की तरह आया हो, तो यहाँ पर एंगल भी आ जाएगा, ठीक। तो मेजरिंग अ चेंज इन डिस्टेंस ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन एंड डिजायर्ड एक्यूरेसी। कॉमन मेथड जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं उसमें हम सेंसर का इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट द डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमको होती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसको सेंस कैसे करोगे भाई आप। सेंस तो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से, सेंस करने के बाद आउटपुट कैसे दोगे, आउटपुट तो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से दे सकते हो, वही तो हमें आउटपुट पे दिखेगा। कोई भी डिवाइस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट, किसी बड़े एपरेटस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड को या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को हम आउटपुट पे कैसे देखेंगे। हम डिवाइस को खोल के लाओ आज इसका ढक्कन खोल देते हैं और देखते हैं कि अंदर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा तो देखेंगे नहीं। तो हम आउटपुट सिग्नल देखते हैं, और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, पिछली क्लास में हमने बोला था, इट इज़ मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। या फिर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसा है, एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग में आपको वेवफॉर्म दिखेगी, 0 से 5 वोल्ट की हो सकती है कई एप्लीकेशन में 0 से 10 वोल्ट की होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डिजिटल में जो है आपकी पल्सेस होती हैं और वो 0-1 की फॉर्म में दिख सकता है आपको, या फिर आपको ऑन ऑफ की फॉर्म में दिख सकता है। इस तरह की चीज़ों से हम डिजिटल सिग्नल को रीड कर सकते हैं। रीडेबल फॉर्म आनी चाहिए हमारे लिए, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो, ठीक है। तो सेंस वेंस कर लिया, कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट को किस में, हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर हमने उसको यूटिलाइज कर लिया अपनी ऑप्टिकल टेक्निक से, ठीक है। जैसे कि इन्फेरोमेट्री हमने यूज़ कर लिया, कोई और टेक्निक यूज़ कर ली। तो कुछ मेथड्स जो हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि जब मैं एलवीडीटी की बात कर रही थी, एलवीडीटी आता तो डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए ही काम है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके अंदर एक प्राइमरी कॉइल होती है जहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया है, तो ये कैसा हो गया, पैसिव हो गया। इधर हम क्या करते हैं कि 2 सेकेंडरी लगाते हैं, ये आउट ऑफ फेज होती हैं, एक प्लस होती है एक माइनस होती है।
इधर बीच में हमारी क्या है, कोर है। इस कोर को हम मूव कराएंगे तो ये बेसिकली ये मूवेबल कोर होती है। इस कोर को मूव कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज को हम आउटपुट पे रीड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट को मेजर करके एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम कैपेसिटेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। वाइल अदर आर लाइट बेस्ड टेक्निक्स, जैसे ट्रायंगुलेशन हो गया या टाइम ऑफ फ्लाइट TOF हो गया, वो सब भी। तो ये सब आगे आएगा। मुद्दा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का है, ठीक। अब इसमें सेंसर जो मैंने आपको बता दिया, कॉन्टैक्ट मेथड, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड, जिसमें कि फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट मेथड एक्यूरेसी इसमें कम हो जाती है, वियर एंड टीयर इसमें बढ़ जाता है, ड्यूरेबिलिटी इसमें कम हो जाती है, ठीक है। सच एज यूजिंग अ माइक्रोमीटर और स्केल। तो जैसे हम क्या करते हैं, जब हम POT यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक रेजिस्टिव एलिमेंट या रेजिस्टिव सेंसर्स जब हम यूज़ करते हैं, तो वो एक कॉन्टैक्ट बेस है। और कॉन्टैक्ट बेस में उसमें क्या होता है कि एक वाइपर लगाते हैं हम एक स्लाइडर के ऊपर। जैसे ये स्लाइडर हो गया, इसके ऊपर एक वाइपर लगा दिया और इधर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब स्लाइडर क्या है, ये मूवेबल होता है। अब स्लाइडर मूव करेगा तो ये जो हमारा वाइपर है ये भी मूव करेगा और चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग नोट कर लेंगे और V आउटपुट हम एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख लेंगे। खैर ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप इसको स्लाइडर को मूव करते हो तो वाइपर मूव होता है। वाइपर जो मूव होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टैक्ट होने की वजह से ये धीरे धीरे घिस जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट में LVDT आ गया, जो कि मैंने अभी बताया था, या फिर लेज़र डिस्प्लेसमेंट सेंसर आ गया। LVDT क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे एक मूवेबल कोर होती है और कॉइल्स के बीच के अंदर ये होती है, और जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी पोजीशन के प्रोपोर्शनल काम करता है और हमको आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स पोजीशन ऑफ मूवेबल कोर। लेज़र डिस्प्लेसमेंट सेंसर की बात करेंगे तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट बेस है। यहाँ पे लेज़र बीम का हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लेज़र बीम की वजह से क्या होता है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है, उसकी हम पोजीशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। ये कैसे होगा, ये सब हम आगे देखेंगे। कुछ ऑप्टिकल टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि इंटरफेरोमेट्री या फिर ट्रायंगुलेशन। तो ये तो थी हमारी कैसी, सेंसर बेस्ड मेजरमेंट। अब ऑप्टिकल टेक्निक्स क्या कहती हैं कि इंटरफेरोमेट्री के अंदर क्या होता है, फेज का डिफरेंस चेक करते हैं। फेज का डिफरेंस चेक करेंगे बिटवीन द रेफरेंस एंड मेजरमेंट लाइट पाथ, कि हमारा मान लीजिए ये रेफरेंस लाइट का पाथ था और ये हमारा क्या है, मेजरमेंट की लाइट का पाथ है। इनके बीच का जो आउट ऑफ फेज या फेज डिफरेंस है उसको चेक करेंगे। इसको हम बेसिकली क्या है, रेफरेंस लाइट का पाथ या मेजरमेंट लाइट का पाथ क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। उससे हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ में चेंज जो आते हैं तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल की तरह हम 3 सेंसर्स का यूज़ करते हैं। सेंसर 1 हो गया इधर, सेंसर 2 हो गया इधर और सेंसर 3 हो गया इधर। तो दिस मेथड यूजेज अ नोन डिस्टेंस बिटवीन अ लेजर एंड अ रिसीविंग पॉइंट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक जगह से रिसीविंग पॉइंट होगा, एक जगह पे आपका ऑब्जेक्ट है और एक जगह से आप लेज़र बीम डाल रहे हो, तीनों को ये सेंस करेगा और एक्यूरेट डेटा आपको देगा। अदर प्रिंसिपल्स में कैपेसिटेंस आ जाता है, इंडक्टेंस, ये सब हमको पढ़ना है। हमको ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़नी है इन द सिलेबस, बट हमें ये सब पढ़ना है। इसमें कैपेसिटेंस का चेंज देखते हैं हम बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट, जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। 1 फिक्स होती है और 1 मूवेबल होती है। अब जैसे ये वाली प्लेट मेरी फिक्स है और ये वाली मूवेबल है, ये कैपेसिटेंस की हैं, तो C1 C2 कर लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब ये वाली प्लेट मेरी मूवेबल है और इधर वाली प्लेट मेरी फिक्स है, ठीक है। फिक्स प्लेस होने की वजह से इसको तो हम मूव नहीं कर सकते, इसको मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको मैंने मूव करके यहाँ तक ले आए, तो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इधर आ गया, तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। और जैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी, उसको हम क्या कर लेंगे, आउटपुट सिग्नल पे रीड कर लेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, और वहाँ से हम अपना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कम है, ज़्यादा हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, दूरी हुई ऑब्जेक्ट की, वो सारी चीज़ें। देन इंडक्टेंस, इसमें हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं पोजीशन ऑफ ए कोर और कॉइल। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, वाइब्रेशन जैसे कंप्रेशन और स्ट्रेन, ठीक है, इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसकी वजह से हम इनडायरेक्टली मेजर कर पाते हैं कैपेसिटेंस को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट जब हमने पढ़ा तो हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में आता है कि भाई ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, ये आपकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट की किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके वजह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करने के लिए कई अलग अलग तरह के सेंसर होते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं एक रेंज ऑफ सेंसर्स की जो हम यूज़ करते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, ठीक है। उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स आज बता देते हो, फिर कल से हम डायरेक्ट पीओटी एक एक सेंसर को उठाएंगे और उस सेंसर को हम पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कि यदि कोई डाउट यदि आपको आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और फिर हम उसका आपको रिप्लाई या फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर उस चीज़ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो चलिए, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट measuring इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस कई तरह की होती हैं, जैसे कि पोटेंशियोमेट्रिक, रेजिस्टेंस टाइप, सेकंड होती है इंडक्टिव टाइप, थर्ड होती है कैपेसिटिव टाइप, नेक्स्ट होती है पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। सबके अपने अपने अलग अलग प्रिंसिपल हैं। जैसे जैसे हम एक एक को डिस्कस करना शुरू करेंगे सबके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स को रीड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्टली इसको पढ़ना चालू कर देंगे। तो यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।